नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे गुप्तोत्तर काल की। हमने पिछले वीडियो के अंदर गुप्तोत्तर काल के बाद जो प्रमुख वंश आए उनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की और एक महत्वपूर्ण वंश के बारे में विस्तार से देखा, जो कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश और उसका प्रसिद्ध प्रतापी महत्वपूर्ण और महान शासक हर्षवर्धन के बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल के प्रमुख और वंश कौन कौन से और महत्वपूर्ण वंश कौन कौन से आए उनके बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि हर्षवर्धन के बाद कनौज, हर्षवर्धन के बाद कनौज जो था वह शक्ति का केंद्र बन गया। कौन? कनौज शक्ति का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में उत्तरी भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए कनौज पर अधिकार करना आवश्यक समझा जाने लगा कि अगर उत्तर भारत का चक्रवर्ती शासक या सम्राट बनना है तो ये मानो कनौज पर अधिकार करना आवश्यक था। तब कनौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। कहने का मतलब है कि हर्ष के पश्चात कनौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त काल तक मगध का रहा। गुप्त काल में किसका रहा था? मगध या पाटलिपुत्र, मगध का रहा। उत्तरी भारत का चक्रवर्ती शासक या सम्राट बनने के लिए कनौज पर अधिकार करना आवश्यक समझा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियां जिसमें पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच संघर्ष आरंभ हो गया, जिसे कनौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। जो 8वीं 9वीं शताब्दी, कहने का लगभग 200 वर्ष तक के उत्तरी भारत के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। उस समय कनौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था। इस काल में कनौज के आसपास के उत्तर भारत के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य देश। ये ध्यान में रखना है। क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता था। मध्य देश कहा जाता था। उस समय का जो क्षेत्र था उसको। उसके बाद में वास्तव में 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आरंभ होने वाला ये त्रिपक्षीय त्रिकोणीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। कितने वर्ष? 200 वर्ष तक चला था, ऐसा माना जाता है। इस त्रिपक्षीय त्रिकोणीय संघर्ष का आरंभ कहा जाता है कि प्रतिहार वंश का वत्सराज द्वारा प्रारंभ किया गया था। कहने का लव इसके प्रथम चरण में पाल वंश का धर्मपाल, राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव और गुर्जर प्रतिहार वंश का वत्सराज के बीच संघर्ष हुआ था। इनका सामना हुआ था। उसे ही कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष, जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से दोस्तों कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि त्रिकोणीय संघर्ष किन किन वंशों के बीच हुआ, कौन कौन से प्रमुख शासक थे। कहा जाता है कि कभी पाल शासक जीत जाते हैं, तो कभी राष्ट्रकूट जीत जाते हैं, तो कभी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जीत जाते हैं। यह लगभग 200 वर्ष तक रहा था। लेकिन कहा जाता है कि अंत में
इसके अंदर अगर विजय प्राप्त होती है तो कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट द्वितीय ने ही कनौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि ये मानो कि गुप्तोत्तर काल के प्रमुख वंश है जिनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। चलो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पाल वंश की, जो कहा जाता है कि शशांक की मृत्यु के पश्चात लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। कहने का मतलब है कि जो 7वीं शताब्दी थी उस समय बंगाल में कोई सुव्यवस्था और अच्छा शासन नहीं था। उसके बाद भी कहा जाता है कि पाल वंश की स्थापना बंगाल में बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था गोपाल ने। तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है, पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। किसने की? गोपाल ने। ये ध्यान में रखना है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल, दूसरा कौन था? धर्मपाल। इस वंश का सबसे महान राजा था जो 770 से 810 ईस्वी तक शासन करेगा। धर्मपाल ने अपना राज्य कनौज तक विस्तृत किया था और त्रिकोणीय संघर्ष भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। त्रिकोणीय संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखने का काम किया था धर्मपाल ने। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, कह रहे बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। किसको? धर्मपाल को। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। कहने का मतलब है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने ही की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने ही की थी। धर्मपाल की राज्यसभा में बौद्ध लेखक हरिभद्र भी रहता था, उसको भी संरक्षण था या उसका भी निवास था। कहाँ? धर्मपाल के राज्यसभा में। धर्मपाल के पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल, धर्मपाल के बाद कौन बना था? देवपाल बना था। कौन बना था? देवपाल बना था, जो कि शासक कौन बना? देवपाल। 810 से 850 ईस्वी ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। इसे इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसको? देवपाल को। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली माना है। कहने का मतलब है कि जो अरब यात्री आया था सुलेमान, उसने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली माना है। उसके बाद में महिपाल प्रथम शासक बना, जो कि 988 से 1038 ने पाल वंश की शक्ति तथा प्रतिष्ठा पुनः जीवित करने का कार्य किया था। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अंतिम पाल वंश का जो शासक बना था वो था रामपाल। रामपाल है वो पाल वंश का अंतिम शासक था। पाल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ये जरूर ध्यान रखना। 1077 से 1120 तक रहा था। इस वंश के शासकों ने धीमान तथा वीटपाल जैसे महान, धीमान बहुत ही बढ़िया है, धीमान और वीटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया था। संरक्षण प्रदान किया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। कहने का मतलब है कि पालवंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई थी। चाहे वो आप देखो विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों और उनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नए पाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पर वहां भी गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने
जो हमने देखा धीमान और वीटपाल, धीमान और वीटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया था। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। कहने का मतलब बंगाल का पाल वंश, बंगाल का पाल वंश इस तरीके से था, जिसमें दो तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल संक्षेप में ही पाल वंश के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि देखा जाता है कि इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो याद रखना है संस्थापक, स्थापना किसने की? गोपाल ने। और एक अंतिम शासक कौन था? रामपाल। अंतिम कौन था? रामपाल। दूसरा संस्थापक महिपाल प्रथम को माना जाता है। वहीं हम देख सकते हैं कि इसके अंदर महत्वपूर्ण शासक कौन बना था? धर्मपाल, जो परम सौगात भी कहा जाता है उसके लेखों में उसको। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है पाल वंश की, जो मैं यही कहूँगा दोस्तों, बार बार कहता हूँ, संपूर्ण नहीं लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पाल वंश के बारे में। अति महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहाँ पर आपको बताई। एक विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, इसके अंदर भी हम संक्षेप में देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इसकी स्थापना किसने की? अंतिम शासक कौन था? अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जिसके अंदर हम देख सकते हैं राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग या दंती वर्मन ने 736 ईस्वी में की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? नासिक को। ये भी ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन कहा जाता है उसके बाद के जो शासक हुए उन्होंने मान्यखेत या मालखेत भी कहा जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। को राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए थे। कुल कितने शासक हुए थे? 14 शासक हुए थे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में कहा जाता है कि दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत थे। चालुक्य क्या थे? ये सामंत थे, ऐसा माना जाता है। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके बाद कर्सन प्रथम शासक बना, जो एक विजेता होने के साथ साथ एक निर्माता भी था, जिसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना कर्सन प्रथम, जो किसका शासक था? राष्ट्रकूट वंश का था। उसके बाद में चौथे शासक ध्रुव ने त्रिकोणीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था, जो वेरी मोस्ट है ध्यान, जो कि कनौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। उस समय ये मानो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? तो याद रखना ध्रुव था। कौन था? ध्रुव था उस समय शासक। उस समय कौन था? ध्रुव, जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। छठा शासक बना था अमोघवर्ष, जो कि शांति प्रिय था, जो 64 वर्षों तक राज करेगा। कितने? 64 वर्षों तक राज करेगा। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तात्कालिक उस समय के 4 महान शासकों में की है। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। कौन सा धर्म मानते थे? वैदिक धर्म के थे, जबकि पाल थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उसके बाद में वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। कहने का मतलब संस्कृत और कन्नड़ साहित्य को ही प्रश्रय या आश्रय संरक्षण देते थे। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक करक
करक द्वितीय थे। और कहा जाता है कि कर्सन तृतीय एक महान प्रतापी शासक था। कौन? कर्सन तृतीय। कर्सन तृतीय इसका महान शासक माना जाता है। कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों का प्रभाव कल्याणी के चालुक्यों द्वारा हुआ। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के करक द्वितीय जो इसका अंतिम शासक था को पराजित करके मानेखेत पर अधिकार कर लिया जो इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि अरबों ने, जो अरबी थे, अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा कहने का अलावा बलराज संबोधित किया है। बलहरा ये शब्द जरूर याद रखना। कहने का मतलब है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने की थी और राजधानी नासिक। जबकि इसके कुल शासक 14, बाद के जो शासक आए उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखेड़ को बनाया था। इसका प्रतापी शासक कौन था? तो याद रखना, कर्सन प्रथम इसका ये मानो प्रतापी शासक बना था, जिसने अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्रुव ये याद रखना, जिसने त्रिकोणीय संघर्ष किया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज के साथ। और कहा जाता है कि वत्सराज को इसने पराजित भी किया था। तो ये था राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक और अंतिम शासक जरूर देखना, जो कि महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूट वंश जो कि हमने आज संक्षेप में राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखा है। उसके बाद में है नंबर 3 गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके बारे में हम देखेंगे। इसकी स्थापना, अंतिम शासक, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन हम यहाँ पर केवल संक्षेप में ही देख रही हैं। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार। तो हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी 725 ईस्वी में। इस वंश की वास्तविक स्थापना नागभट्ट प्रथम नामक एक सामंत द्वारा गुजरात में हुई। तो ये भी याद रखना, गुर्जर गुजरात के थे। प्रथम महत्वपूर्ण शासक यही था, नागभट्ट प्रथम। इस वंश का चौथा शासक वत्सराज था। वह एक शक्तिशाली शासक था जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? वत्सराज को, जिसने सर्वप्रथम सम्राट की पदवी ली थी। सम्राट की पदवी भी इसी ने धारण की थी, वत्सराज ने। उसने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था त्रिकोणीय संघर्ष में, किंतु राष्ट्रकूट शासक दुर्व से पराजित हुआ। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी शासक बना, जिसने कनौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में, कनौज के त्रिकोणीय संघर्ष में विजय अंत में किसकी हुई? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय की हुई थी। ध्यान रखना, जो कि कहा जाता है कि इसके ही शासनकाल में अरब व्यापारी सुलेमान भी आया था। उसके बाद में देखो, यह राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से हारा था। राष्ट्रकूट का राजा था गोविंद तृतीय, उससे हारा भी था नागभट्ट द्वितीय। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन था? भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। ये पाल शासक देवपाल तथा राष्ट्रकूट शासक दुर्व से पराजित हुआ था। उसके बाद में इसका शासक आता है महेंद्रपाल प्रथम शासक बना, जिसके दरबार में राजशेखर, ये महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, राजशेखर विद्वान था। राजशेखर की प्रसिद्ध रचना
कर्पूर मंजरी, ये बहुत बार पूछी जाती है प्यारे विद्यार्थियों कि कर्पूर मंजरी का लेखक कौन था। राजशेखर किसके दरबार में था, कहाँ पर श्रेय था, संरक्षण था जो महेंद्र पाल का, ये कहा जाता है कि एक प्रकार से गुरु भी था। इसने काव्य मीमांसा और हर विलास आदि महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी, ऐसा माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश में महिपाल के समय अल मसूदी यात्री आया था, जबकि सुलेमान कब आया था, नागभट्ट द्वितीय के समय, जबकि अल मसूदी कब आया था, गुजरात महिपाल के समय आया था, महिपाल प्रथम के समय आया था। राज्यपाल नाम करके जो शासक हुआ इस वंश का, उसने 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनी से हारा था और उसकी अधीनता स्वीकार की थी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में कहा जाता है गजनी जो था, मोहम्मद गजनी के हमले के साथ कनौज का शासक कौन था, राज्यपाल, और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। और इस वंश का अंतिम शासक था वो यशपाल था, ये जरूर नोट करना। 1036 ईस्वी में तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। कहा जाता है कि इसकी स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। अंतिम शासक था वो कौन था, यशपाल था। कई इसके महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। उसके बाद में जो 2 अरब यात्री आई हैं, किस किस के शासन काल में आई हैं, ये भी याद रखना। नागभट्ट द्वितीय के समय तो आया था सुलेमान, और जबकि महेंद्र पाल प्रथम के समय आया था अल मसूदी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। और राजशेखर वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि राजशेखर को महेंद्र पाल प्रथम ने भी और महिपाल दोनों ने ही संरक्षण प्रदान किया था, ऐसा माना जाता है। इसने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जो कि हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे इसने, जो कि कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वभाल वंजरिका, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि आज हमने 3 वंशों के बारे में देखा, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, जो कि कनौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। संक्षेप में 3 राजवंशों का परिचय हमने देखा, स्थापना किसने की, उसके बाद में प्रतापी शासक कौन कौन से हुए, और उसके अंदर महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी, अंतिम शासक कौन कौन थे। तो ये हमने आज 3 राजवंशों को कंप्लीट किया है संक्षेप में। फिर वही बात दोहराऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत कुछ बताने की, महत्वपूर्ण बातों का संग्रह आपके साथ लेकर आया हूं, जो कि बहुत कुछ बताने की मैंने कोशिश की है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये मत कहना कि सर आप संक्षेप में। हाँ जी, मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैंने केवल 3 वंशों का परिचय संक्षेप में करवाया है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की जो बुक है, उससे तो कुछ ज़्यादा ही बताया है, जबकि हमें उस बुक तक ही देखना है रीट के अंदर। तो आप देख सकते हो, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, कनौज के लिए जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार, धर्मपाल, ध्रुव और वत्सपाल के बीच में, तो ये आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए राजवंशों के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंत में दोस्तों यही कहूँगा कि आप इतिहास के इन टॉपिकों को अपने नोट्सों के अंदर ज़रूर शामिल करना। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको तो ज़रूर ही नोट करना। और ये वीडियो देखने के लिए मेरे सभी साथी, दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।